हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 1 में हम सीख चुके थे कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक सीए का क्या रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, रिस्क स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क है, कौन कौन सी गाइडेंस है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, उसको इवेल्युएट करने में, एसेस करने में और लास्ट उसको कंट्रोल या फिर मिटिगेट करने में। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए। अगर कोई भी रिस्क अराइज होता है तो उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है। रीड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ओवरसी एंड मैनेज रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को देखने के लिए, असेस करने के लिए, उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सबसे पहले मैकेनिज्म बनाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिस्क। कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है ये फर्दर चैप्टर में डिटेल्स में बताया हुआ। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अलग से डिटेल चैप्टर है, मिटिगेशन के लिए अलग से है, ऐसे ही उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए अलग है, क्या क्या फिर रिस्क रिस्पॉन्स हो सकते हैं उसके लिए अलग चैप्टर है। तो कंप्लीट चैप्टर बताता है कि रिस्क पहले हमने पढ़ा चैप्टर 1 में कौन कौन सा रिस्क राइज हो सकते हैं, फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस है कि रिस्क को कैसे स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर दो। उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं रिस्क को कम करने की। फिर उसके बाद रिस्क रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं कि हमें रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर्स आने वाले चैप्टर्स में। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले बताता है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है रिस्क को। उसके बाद असेस कैसे किया जाता है। जो आइडेंटिफाई किया रिस्क, देखेंगे उसमें से कौन सा रिस्क है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है। लास्ट मिटिगेट एंड कंट्रोल, उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है। इसके पॉपुलर दो फ्रेमवर्क है। सबसे पहले कोसो फ्रेमवर्क और दूसरा आईएसओ 31218 फ्रेमवर्क, 2018 फ्रेमवर्क। सबसे पहले पढ़ते हैं कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। कोसो की फुल फॉर्म है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। 1985 में बनी ये कमीशन। ये हेल्प करती है कि फ्रॉड डिटेक्शन में, इंटरनल कंट्रोल बनाने में और लास्ट एक रिस्क को इफेक्टिवली मिटिगेट करने में, एक एंटरप्राइज में इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगाने में। कोसो बोर्ड कमीशन पब्लिश इन 2004 जिसने दिया था रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में कमिंग और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसका मिशन है गाइडेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड लास्ट फ्रॉड डिटरनेंस। फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करना और लास्ट रिस्क डिटेक्शन और मैनेजमेंट में हेल्प करना। 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोसो के पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे पहला अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गए दो अमेरिकन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कोसो का पार्ट है। इसके बाद है कोसो के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कोसो फ्रेमवर्क कुछ कंपोनेंट्स देता है कि रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। तो इसकी कुछ गाइडेंस है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है रिस्क गवर्नेंस एंड कल्चर। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने की ताकि रिस्क पता चल पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट की, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है रिस्क को मैनेज करने के लिए। Effective risk oversight relies on board comprehension of the entity strategy and industry landscape. बोर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि टाइप ऑफ एंटिटी कैसी है हमारी, उसके अलावा रिस्क कौन कौन सा हो सकता है। फैक्टर इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड की। अब आ रही है रिस्क स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। अब कोई भी लेट्स से स्ट्रेटजी बना रही है ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, तो उसके रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो पता चल गया कि रिस्क ज्यादा, आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क ज्यादा है, तो इसके बेस पे क्या हम रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर असाइनमेंट को ही छोड़ देना चाहिए, उस चीज को इवेल्युएट करना। इसको बोलते हैं रिस्क स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। फॉर एग्जांपल हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए रिस्क हो सकता है कि सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन का रिस्क है, आगे कस्टमर को डिलीवर करने का रिस्क है, ब्रांड का रिस्क है। और अगर एक आईटी कंपनी है तो उसको हैकिंग का रिस्क है। तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रिस्क हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे अलग रिस्क हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना।
इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एट दिस लेवल इज इम्पेरेटिव। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है कि जो कि पूरे एंटरप्राइज का रिस्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब रिस्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करना जरूरी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो उसके रिलेटेड सारे रिस्क की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके रिलेटेड क्या अप्रोप्रिएट रिस्क रिस्पॉन्स हो सकता है। द इंटीग्रेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल, हमें रिस्क की इंफॉर्मेशन मिल जाती है इससे। रिस्क एपेटाइट इज डिटरमाइंड, कि हम अपनी एपेटाइट बना लेते हैं। अगर मानो हमें रिस्क की इंफॉर्मेशन मिल गई है, इतना रिस्क है, हम देख लेते हैं कि क्या, अगर इतना रिस्क है और हमारी एपेटाइट कितना, हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, अगर इससे कम है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन टेंडम विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो सबसे पहले हमने देखा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्क गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखा कि ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपनी रिस्क एपेटाइट डिटरमाइन कर लेनी चाहिए कि हमारा टॉलरेंस लेवल कितना है। नेक्स्ट है रिस्क इन एग्जीक्यूशन। अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, रिस्क भी सेट कर लिया। अब प्रोजेक्ट कैरी आउट करते टाइम बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन रिस्क, सप्लायर का रॉ मटेरियल टाइमली सप्लाई ना करना, नॉलेज रिस्क, हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाना, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे रिस्क राइज हो सकते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे इवेल्युएट करें कि कहाँ कहाँ रिस्क है, उसको कैसे मिटिगेट करें और कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं रिस्क इन एग्जीक्यूशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आइडेंटिफाइज एंड इवैल्यूएट पोटेंशियल रिस्क दैट कुड हिंडर इट्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बेस पे उसको रैंक कर देना। सबसे पहले बहुत सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, उसको रैंक देना, प्रायोरिटी पे कौन सा पहले रिस्क सॉल्व करना है। टेक इनटू काउंट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस। लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइसेस द रिस्क रिस्पांस एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस। उसके बेस पे रिस्क रिस्पांस डिटरमाइन करना। रिस्क रिस्पांस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या हम तो अवॉइड ही करने वाले हैं रिस्क को, मतलब हम वो असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले, या एक्सेप्ट करने वाले हैं कुछ पार्ट एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले, या हम ट्रांसफर करने वाले हैं, हम या तो कोई इंश्योरेंस लेने वाले हैं उसके रिलेटेड ताकि वो रिस्क हेज हो जाए, या फिर हम उसे मिटिगेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिस्क इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। अगर हम सारे रिस्क पता चल चुके हैं कि एक ऑब्जेक्टिव में क्या है, एग्जीक्यूशन में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं, अब बारी है रिस्क को रिपोर्ट करने की, एक ओवरऑल सिस्टम बनाने की रिस्क का, एक पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल बनाने की ताकि रिस्क वो कम रहे। मैनेजमेंट यूटिलाइज हाई क्वालिटी डाटा सोर्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल चांसेस चैनल्स, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। To boost ERM practices. Through the utilization of this information, management furnish report on risk, culture and performance. मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिस्क की, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसके बेस पे मैनेजमेंट अपना रिस्क कल्चर गवर्नेंस डिटरमाइन करती है। लास्ट में उसको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। अब बारी है जो हमने पॉलिसीज बना चुके हैं उसको मॉनिटर करना, क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तो हो रही है या नहीं हो रही, जो रिस्क राइज हो रहा है वो मिटिगेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। मॉनिटरिंग ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट इनटू एफिशिएंसी ऑफ ईआरएम इंप्लीमेंटेशन, जो हमने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट लगाया क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, एंड इट्स फंक्शनैलिटी ओवर टाइम स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो ये था कोस्टो फ्रेमवर्क, जो कि आया था 1985 में। 2004 में इसका एक पार्ट आया था जिसको बोला जाता था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसके 5 इंस्टीट्यूशन है और 5 ही कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क गवर्नेंस। उसके बाद स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते टाइम कौन कौन सा रिस्क आ सकते हैं, रिस्क इन एग्जीक्यूशन, जो रिस्क आए हैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग के टाइम पे या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ और ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव्स के पे काम को इंप्लीमेंट करते टाइम जो रिस्क आए हैं उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए। जब ये रिस्क सारे के सारे पता चल चुके हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें, और लास्ट कैसे उसको मॉनिटर करें। तो ये था पूरा कोस्टो फ्रेमवर्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोस्टो फ्रेमवर्क के बाद नेक्स्ट फ्रेमवर्क है आईएसओ 31000 2018 फ्रेमवर्क। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड सेट करने वाली बॉडी है। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं और स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये प्रमोट करती है वर्ल्ड वाइड प्रोप्राइटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। आईएसओ फ्रेमवर्क के 3 पार्ट्स हैं। आईएसओ 31000 2018 फ्रेमवर्क के, जो कि सेकंड फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, उसके 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क और प्रोसेस। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स एक फिलोसफी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि एंटायर रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है। तो एक फिलोसफी है जो कहता है कि वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब वैल्यू क्रिएट करो रिस्क एडजस्टेड डिसीजन लेके,
और उसको प्रोटेक्ट करो लॉसेस और डिस्ट्रप्शन से, ताकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी साउंड हो और लॉसेस और डिस्ट्रप्शन कम हो। प्रिंसिपल्स आर फाउंडेशन ऑफ मैनेजिंग द रिस्क, मेन फिलोसफी है रिस्क मैनेज करने की। कोर प्रिंसिपल इज वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, वैल्यू क्रिएट करो और रिस्क फ्री डिसीजन लेके, रिस्क एडजस्टेड डिसीजन लेके, और उसको प्रोटेक्ट करो लॉसेस और डिस्ट्रप्शन से। रिस्क मैनेजमेंट नॉट ओनली क्रिएट वैल्यू टू इंटरनल स्टेक होल्डर्स बट ऑल्सो टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए जैसे कि मैनेजमेंट बोर्ड, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए जैसे इन्वेस्टर्स। रिस्क मैनेजमेंट, अगर किसी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो इन्वेस्टर्स भी उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट सेगमेंट पढ़ लिया हमने। फर्स्ट सेगमेंट था प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स बताता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मतलब आपकी फिलोसफी क्या होनी चाहिए, वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। अब बारी है फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क बताता है कि आपको हर एक डिसीजन में रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसमें रिस्क को कंसिडर करना है, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन भी होगा। उसके बाद उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, और उसके बेस पे रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है, ये कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे रहने वाला है। Framework need to be designed to assist the organization to integrate risk management with all the activities and functions of the organization. Sorry. रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प मिले। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए to assist organization to integrate risk management framework with all activities. कोई भी डिसीजन है उसमें भी रिस्क कंसिडर करो। Framework encompasses integrating, designing, implementing, evaluating and improving the risk management across the organization. The framework should be customized as per the needs and demands of the organization. ये framework हर एक organization के बेस पे अलग होगा, मतलब हर फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो अलग फ्रेमवर्क, टेक बिजनेस है तो अलग फ्रेमवर्क। अब बारी है प्रोसेस की। तो इसने बता दिया क्या प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं। मेन प्रिंसिपल क्या है रिस्क लगाने का, वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क का मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि कोई भी डिसीजन लो उसमें रिस्क एडजस्ट हो। लास्ट है प्रोसेस। अब रिस्क को कैसे फ्रेमवर्क बनाए, कैसे कैसे फ्रेमवर्क होना चाहिए। सबसे पहला कम्युनिकेटिंग एंड कंसल्टिंग। सबसे पहले तो रिस्क की इंफॉर्मेशन निकालो कम्युनिकेट करके। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके बेसिस पे इवेल्युएट करो कि इसमें रिस्क कितना हो सकता है। कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिस्क के रिगार्डिंग, विच इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क की इंफॉर्मेशन निकालो। डिफाइनिंग स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया। अब देखो कि क्या क्या स्कोप हो सकता है रिस्क में, वो वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए रिस्क देखो कि कहाँ कहाँ रिस्क पॉसिबल है, उसके बेस पे देखो, डिसाइड करो अपने रिस्क टॉलरेंस लिमिट कि हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, हमारे रिस्क एपेटाइट कितनी है। उसके बेस पे डिसाइड करो कि रिस्क रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसको सॉल्व करने का। Organization need to define the scope of risk management activities and it can be applied across all the levels and functions of the management. सबसे पहले देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उसके बेस पे क्या क्या रिस्क पॉसिबल है, स्कोप डिटरमाइन कर लिया। Organization should specify and document the amount and type of risk that may not want to contemplate for risk management. सबसे पहले देख लो कि रिस्क पता चल के कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, क्या आप रिस्क को एक्सेप्ट करने वाले हो या इग्नोर करने वाले हो, वो चीज डिसाइड कर लो। रिस्क क्राइटेरिया नीड टू बी डिफाइंड। अब डिटरमाइन कर लो कि अगर रिस्क एक्सेप्ट करना है तो तुम्हारा टॉलरेंस लेवल कितना होना चाहिए, अब रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए, रिस्क कितना लाइक्लीहुड हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हर एक चीज को इवेल्युएट करने को बोलते हैं रिस्क क्राइटेरिया। नीड टू बी डिफाइंड आफ्टर कंसीडरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। रिस्क क्राइटेरिया डायनामिक होना चाहिए जो कि चेंज कर सकते हैं ऑन पीरियोडिक बेसिस। इट नीड टू बी रिव्यूड एंड मॉनिटर पीरियोडिकली एंड अमेंडेड ऑन नीड बेसिस। अब बारी है रिस्क असेसमेंट की। रिस्क को अब असेस कैसे किया जाए। हमने कम्युनिकेट एंड कंसल्ट करके रिस्क डिटरमाइन कर लिया कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, उसके बेस पे देखा हमने स्कोप क्या हो सकता है, रिस्क कहाँ कहाँ पॉसिबल है, हमारा एपेटाइट कितना है रिस्क को सॉल्व करने का। अब बारी है उसको सॉल्व करने की, रिस्क असेस करने की। रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ढूंढो कि रिस्क, अब हमने फ्रेमवर्क पूरा बना लिया कि और एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पॉसिबल रिस्क है। अब बारी है एक्चुअल रिस्क आइडेंटिफाई करनी। रिस्क को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाइज न्यू इमर्जिंग एंड चैलेंजिंग रिस्क एंड शुड अकर एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें रिसर्च करें। सबसे पहले देखो टेंजिबल इंटेंजिबल सोर्सेज ऑफ रिस्क, क्या क्या सोर्सेज ऑफ रिस्क हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इंटरनल एक्सटर्नल था, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, नॉलेज रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कॉन्सिक्वेंस के बेस पे, इम्पैक्ट के बेस पे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। कॉजेज एंड इवेंट्स, उनका क्या कॉज हो सकता है कि क्यों अराइज हो रहे हैं वो रिस्क, और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है।
चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिस्क देखो, इंटरनल देखो। एक्सटर्नल को हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते थे, इंटरनल को हम और मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद रिस्क एनालिसिस। अब एनालाइज करो रिस्क को, कौन सा रिस्क मैनेजेबल है और कौन सा अनमैनेजेबल है। जो मैनेजेबल है उसको कंट्रोल करो, जो अनमैनेजेबल है उसको रिएक्ट करो ताकि डैमेज कंट्रोल हो। नीड टू एनालाइज टू अंडरस्टैंड द सेवरिटी ऑफ ईच रिस्क, कि एक रिस्क का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लास्ट, रिस्क इवैल्यूएशन। अब जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसको इवैल्यूएट करा है, उसके बेस पे स्ट्रेटजीज बना। कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड डिटरमाइन द एक्शन टू बी इनिशिएटेड कंसीडरिंग द रिस्क क्राइटेरिया एंड डिफाइनिंग द स्कोप। अब देखो कि एक्शन क्या लेना है रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद। अब एक्शन की बारी आती है रिस्क ट्रीटमेंट में। रिस्क ट्रीटमेंट के 2 स्टेप होते हैं, 2 सब प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ द रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं रिस्क असेसमेंट में, उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। बारी है उस रिस्क को, जो हमें रिस्क मिला है उसको सही तरीके से ट्रीट करने की, मिटिगेट करने की। तो उसके 2 प्रोसेस है। सबसे पहले तो ऑप्शन देखो कि कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो। सबसे पहले अवॉइड द रिस्क। हम ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा रिस्क है, तो छोड़ दो उस काम को, तो वो काम ही मत करो, तो रिस्क ही खत्म हो जाएगा। रिमूविंग द रिस्क सोर्स। जहां से रिस्क आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन रिस्क है, सप्लायर चेंज कर लो ताकि रिस्क सोर्स ही खत्म हो जाए। चेंज द लाइकलीहुड। जो रिस्क के चांसेस हैं उसको चेंज कर लो ताकि रिस्की प्रोजेक्ट से आप हटो और दूसरा अनरिस्की प्रोजेक्ट उठाओ, तो ताकि लाइकलीहुड कम हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कम हो जाए। चेंज द कॉन्सिक्वेंस। जो इम्पैक्ट हो सकता है उस रिस्क का उसको चेंज कर लो, इम्पैक्ट को कंट्रोल कर लो। ट्रांसफर द रिस्क या फिर शेयरिंग। ट्रांसफर कर दो इंश्योरेंस लेके, अगर कोई सी असाइनमेंट में रिस्क है तो इंश्योरेंस बाय कर लो ताकि वो हेज हो जाए। रिटेनिंग द रिस्क। वो रिस्क अगर मिनिमल है या फिर एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट कर लो। तो ये है कुछ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। लास्ट, प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। जो कि ऊपर हमने सिलेक्ट किया रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको देखो कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। द प्लान शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द ऑर्डर इन विच दिस ट्रीटमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देखो कुछ ये जो लिस्ट है अवॉइड करना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, रेदर एक्सॉस्टिव है। तुम एक से ज्यादा भी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ चीज को अवॉइड कर सकते हो, कुछ को ट्रांसफर, कुछ को एक्सेप्ट। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इस चीज का, वो चीज डिसाइड करो। Which actions are expected to be undertaken and completed, वो चीज डिसाइड कर लो। लास्ट, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मॉनिटर करो जो तुमने इंप्लीमेंट किया उस चीज को, क्या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शंस लो। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिपोर्ट करो ताकि रिस्क मैनेजमेंट अप्रोप्रिएटली काम करे। दिस इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी, टाइमलीज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेम शुड बी कंसीडर्ड। देखो कि कब कब रिपोर्टिंग करनी है, किस टाइम पे करनी है, क्या टाइम इंटरवल्स होने चाहिए, वीकली है, मंथली है, और कितनी कॉस्ट है। ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो रिपोर्टिंग कम कर दो, अगर ज्यादा कॉस्ट नहीं आ रही तो रिपोर्टिंग ज्यादा कर दो। मतलब ये चीजें देखनी पड़ेगी। लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या चीजें होती है, क्या फायदे होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके, वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क पॉलिसीज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है रिस्क पॉलिसीज के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये ना बता देती है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल सिस्टम। डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमारी साउंड हो जाएगी। की एस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होने वाली है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, क्योंकि एक पॉलिसी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई तो करना पड़ेगा, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगी। एक्सप्लेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, ऑडिट कमेटी, चीफ रिस्क ऑफिसर एंड रिस्क ओनर। अब अगर रिस्क पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, हमें ये पता चल गया कि रिस्क मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होने वाला है, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग बोर्ड को, रिस्क ओनर को अपने रोल्स पता चल जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है। लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन। अब रिस्क मैनेजमेंट जब पॉलिसीज बन चुकी हैं तो पता चल जाएगा कि हम रिस्क को कैसे असेस करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं और उसको कैसे मिटिगेट करने वाले हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग तो बढ़िया होगी क्योंकि रिस्क एडजस्ट हो जाएगा, बाद में अनसर्टेनिटीज के चांसेस भी कम हो जाएंगे। रिस्क पॉलिसीज को बेस्ट बनाने के लिए क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है, सबसे पहले तो देखो कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले कोई भी पॉलिसी बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो उसमें सबसे पहले रिस्क कंसिडर करना है। बिजनेस डिसीजन शुड बी मेड इन प्रायर इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व।
should provide for enhancement and protection of business value from uncertainties. कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो तो वो अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्टेड हो, तो रिस्क एडजस्ट करके चलना है। सबसे पहले तो ये अनसर्टेनिटी से भी वो रिस्क प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मेक एम्प्लॉयज अवेयर अबाउट द रिस्क। उसके बाद कोई भी पॉलिसी है, सबसे पहले तो खुद देख लिया कि रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटीज चेक कर ली उसके रिलेटेड। उसके बाद वो अनसर्टेनिटीज को भी एम्प्लॉयज को अवेयर करो कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, ताकि वो रिस्क को ध्यान में लेके चले। रिस्क मैनेजमेंट एंड शोर्ट मेजर शुड बी एम्बेडेड इन बिजनेस प्रोसेस ऑफ कंपनी, ताकि बिजनेस प्रोसेसेस में ही रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस रहे। कोई भी ट्रांजैक्शन रूट होनी है तो पहले सारे रिस्क मेजर्स इवैल्यूएट करे जाएं। रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस लिमिट शुड बी रिव्यूड ऑन पीरियोडिक बेसिस। अपने रिस्क टॉलरेंस चेंज करते रहो अकॉर्डिंग टू नीड बेसिस। अकरेंस प्रोग्रेस स्टेटस ऑफ रिस्क रिपोर्ट शुड बी रिपोर्टेड। उसके बाद जो भी कोई रिस्क आ रहा है उसको रिपोर्ट करो। तो ये है कुछ पॉलिसीज। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। बिजनेस डिसीजंस ले रहे हो, रिस्क देख के लो। अनसर्टेनिटीज भी चेक करो बिजनेस डिसीजन में, वो एम्प्लॉय को भी अवेयर कर दो उसके रिलेटेड। अब रिस्क मैनेजमेंट जो भी प्रोसेसेस हैं आपके, उसको पॉलिसीज में ही एम्बेड कर दो, पूरे फ्रेमवर्क में ही एम्बेड कर दो। रिस्क एपेटाइट अपनी चेंज करते रहो रिस्क के अकॉर्डिंग। और लास्ट, अकरेंस जो भी हो रही है, अकरेंस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसको टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट करो। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव काफी इजी है, हेल्प मिलेगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्रेमवर्क पता चल जाएगा, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते टाइम क्या क्या चीजें को ध्यान रखना। तो हमने पढ़ लिया रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके दो प्रोसेस थे, कोसो फ्रेमवर्क एंड आईएसओ फ्रेमवर्क। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के क्या फायदे हैं और क्या क्या गाइडेंस है इंप्लीमेंट करते टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्राइज रिस्क एंड लिंकेज टू बिजनेस। एंटरप्राइज रिस्क एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है, जिसमें एक डिपार्टमेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है और उसे मिटिगेट किया जाता है। एंटरप्राइज रिस्क एक एंटरप्राइज वाइड अप्रोच है, पूरे एंटरप्राइज को देखा जाता है इसमें। मीन टू एड्रेस फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस रिस्क, सारे रिस्क को कवर करना, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। It helps to determine the extent to which corporate strategy differ from corporate objectives and the extent to which it fails to meet these corporate objectives. एंटरप्राइज रिस्क इंफॉर्मेशन गैदर करता है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, जो हमारी स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव में उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उस चीज को इवेल्युएट करना, और क्यों डिफरेंस है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सारी चीजों का इवेल्युएट करता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बेस पे एक्शन लेना। हम पढ़ने वाले हैं कि एंटर ईआरएम कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या कंपोनेंट्स है ईआरएम के जो कि कंसीडर किए जाते हैं फॉर्म इन डेवलपिंग द ईआरएम। ईआरएम बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पूरा रिस्क कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और बीसीपी क्या होता है, और ईआरपी ईआरएम क्या होता है, दोनों में लिंकेज क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक है ईआरएम कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय फॉलोइंग। ईआरएम कैसे कैसे हेल्प करता है। सबसे पहला स्ट्रेटजिक रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। स्ट्रेटजिक रिस्क होता है कि जो मेन बिजनेस को ही वो वायलेट कर दे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिस्क आ गया जिससे फंडामेंटल बिजनेस ही खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक रिस्क, चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क। स्ट्रेटजिक रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए और बाकी सभी रिस्क के लिए अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंट्रोड्यूस अ कॉमन लैंग्वेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ही रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि कंप्लीट रिस्क आइडेंटिफाई करने वाला है, तो एक कॉमन लैंग्वेज रहेगी ऑर्गेनाइजेशन। Establish the linkage between ERM initiative and adherence to the capital market reporting, disclosures and other corporate laws and regulations. ERM टूल होता है जो कि मान लो अगर लीगल लाइबिलिटी से, लीगल प्रोविजन से कंप्लायंस नहीं करेंगे तो कल को जाके लीगल लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ERM हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट डिस्क्लोजर्स, या फिर कंप्लायंस करने के लिए लॉ से, ताकि अप टू डेट कंप्लायंस रहे और लीगल लाइबिलिटी कम रहे। अलाइन एनुअल परफॉर्मेंस गोल्स विद रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। कोई भी गोल है या कोई भी डिसीजन है, उसको रिस्क साथ में कंसीडर किया जाए, दोनों को अलाइन करके चलता है। एनकरेज एंड रिवॉर्ड अपस्ट्रीम रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस रिस्क अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। अगर ग्राउंड लेवल पे कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको कैसे अपस्ट्रीम तक, ऊपर टॉप लेवल तक रिपोर्ट किया जाएगा, ताकि करेक्टिव एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। अलाइन अदर रिस्क मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, इमेजिनिंग की रिस्क सिनेरियो दैट कुड रिजल्ट इन स्ट्रेस ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सारे के सारे सिनेरियोज एस्टिमेट करना। फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ जाए तो हम रिकवर कैसे करेंगे उस टाइम पे, क्या रिस्क स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो हर एक सिनेरियो में वो एनालाइज करता है और उसके बेस पे एक्शन प्लान बनाता है। फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना। अगर फाइनेंशियल रिस्क मान लो फाइनेंस सही तरीके से आ नहीं रहे हैं, सही जगह यूज नहीं हो रहे हैं,
तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। उस चीज़ को जज करना, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और कम्युनिकेट करना। ARM initiative can balance the financial stability equation of the company by identifying financial risk. तो ये कुछ काम है जिसमें ARM हेल्प करता है। बेसिकली देखें तो रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और इन्फॉर्मेशन हेल्प हो जाती है लो से कंप्लाई करने में, सारी चीज़ें अलाइन कर देता है, डिफरेंट सिनेरियोज में एनालाइज कर देता है और फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। अब एक की कंपोनेंट्स दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय फर्म इन डेवलपिंग ERM। ERM बनाते टाइम क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहला बिज़नेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखो आपका बिज़नेस किस चीज़ का है? टेक बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, रिटेल बिज़नेस है। हर बिज़नेस के रिस्क अलग-अलग होते हैं। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। The role of ERM in connection is to challenge the assumptions on which the strategies are based and which are not accurate. सबसे पहले assumptions बनाना कि आपकी जो मान लो एक बिज़नेस है उसके assumptions क्या-क्या हैं। फॉर एग्जांपल टेक बिज़नेस है तो उसमें हैकिंग का रिस्क है। क्या वो हैकिंग का रिस्क एक्चुअल में है या नहीं है, उसको चैलेंज करना। नेक्स्ट है रिस्क एपेटाइट। ERM बनाने से सबसे पहले हमने बिज़नेस देख लिया, बिज़नेस के बाद रिस्क एपेटाइट देखना। रिस्क एपेटाइट होता है कि हमारा टॉलरेंस लेवल कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक बिज़नेस में हैं तो रिस्क हैकिंग का रिस्क ज़्यादा है, तो क्या हम उतना उस रिस्क से कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ताकि बाकी रिस्क मिटिगेट कर दे ERM। It can be defined an amount of risk the organization willing to accept in pursuit of achieving organizational goals. Appetite determine होती है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस से एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से। कैपेसिटी एटीट्यूड क्या ऑर्गेनाइजेशन रिस्क अवर्स है या फिर रिस्क टेकिंग है। टॉलरेंस लिमिट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रिस्क कल्चर। रिस्क कल्चर होता है जो कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने डिटरमाइन कर लिया बिजनेस क्या है, रिस्क एपेटाइट भी पता चल गया। अब रिस्क कल्चर बता देना कहाँ-कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, कैसे रिपोर्टिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क की, किस तरीके से एक्शन लिए जाएंगे, तो पूरे के पूरे सिस्टम को बोलते हैं रिस्क कल्चर। Risk culture can be defined as a set of value, attitude and practices followed by the organization day-to-day activities. इसके बाद है रिस्क डेटा। अब रिस्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है कहाँ नहीं, तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उसको बोलते हैं रिस्क डेटा। फॉर एन इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क required information that can be estimated, integrated, analyzed, converted into quality reports for decision making. नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल में दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक मान लो एक रिस्क तो होता है इनहेरेंट रिस्क, जो कि हम इनहेरेंट रिस्क तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही है बिजनेस में, जिसमें कंट्रोल अप्लाई नहीं हुआ है अभी। जब कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं इनहेरेंट रिस्क कम हो जाता है, उसके बाद भी कुछ रिस्क रह जाता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है कि इनहेरेंट रिस्क कम कर दें, ताकि इनहेरेंट रिस्क कम हो, जो लास्ट में रिस्क बचा है वो उसको तो वैसे भी वो तो रहता ही है, उसको तो बोलता है रेसिडुअल रिस्क। टू कीप द रेसिडुअल रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन risk appetite. The gap between inherent risk and residual risk shows the control score. मतलब inherent risk कितना कम कर दिया रेसिडुअल रिस्क से। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था रिस्क, एग्जिस्ट करता था एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ का, जब कंट्रोल्स लगाए तो वो 1 लाख रुपए का रह गया, तो कितना रिस्क कम हो गया। तो वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंट्रोल स्कोर। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। कॉन्स्टेंटली जो हमने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लगाए हैं, अपने रिपोर्टिंग लगाई है, उसको कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहना, उसके बेस पे करेक्टिव एक्शन लेना, इसको बोलते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे रिस्क वैल्यू एट रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आप AFM में डिटेल में पढ़ने वाले हो कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिनेरियो एनालिसिस एंड प्लानिंग, हर सिनेरियो में देखना। फॉर एग्जांपल डिजास्टर आ जाए या कोई आग लग जाए, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के कैसे मैनेज करेगा खुद को, या कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाए, सप्लायर ने सामान बंद करना देना बंद कर दिया, तो क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। हर सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन करना और उसके बेस पे अपने रिस्क स्ट्रेटजीज बनाना। सिनेरियो helps to identify missing links, the same should be identified and managed as required. इवैल्यूएशन ऑफ ERM, जो हमने पूरा ERM इंप्लीमेंट करा है, ERM इंप्लीमेंट करते टाइम हमने क्या-क्या देखा। सबसे पहले हमने बिजनेस स्ट्रेटजीज देखी, रिस्क एपेटाइट देखा अपना, रिस्क कल्चर कम्युनिकेट कर दिया पूरा का पूरा कैसे रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे-कैसे रिपोर्टिंग होने वाली है, रिस्क डाटा का कैसे मैनेज होने वाला है, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए, मेजरमेंट भी कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन भी कर रहे हैं और सिनेरियो एनालिसिस में भी देख लिया, तो कंप्लीट से बन गया ERM। और उसके बाद उसको चेक करने को बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ERM, क्या वो सही है या नहीं है, नीड के बेसिस पे, और उसको अकॉर्डिंगली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ERM। तो हम पढ़ चुके हैं ERM में ERM होता क्या है, ERM हेल्प कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कंपोनेंट्स लगते हैं ERM को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब है इंटीग्रेशन ऑफ BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स विद ERM। बिजनेस कंटिन्यूटी
कॉन्टिन्यूटी प्लान्स होता है कि अगर मान लो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, कोई फ्लड आ जाए या कुछ आ जाए, तो कितनी जल्दी बिजनेस उसको रीस्टैब्लिश कर सकता है अपने सारे प्रोसेसेस को, उसको बोलते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। इन दोनों में क्या लिंकेज है वो स्टडी करें। BCP is all about reestablishing the existing business processes and functions, communications with business contact, resuming the business process at primary business location। अगर कुछ खराब हो जाता है तो कितनी जल्दी रिज्यूम कर सकता है, उसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। दोनों में कॉमन गोल्स हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्शन रिस्क। अगर कुछ रिस्क आ जाता है तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके असेस किया जाएगा और उसको मैनेज किया जाएगा। ERM भी यही करता है और BCP भी यही करता है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हुई? ERM एंटरप्राइज वाइज होता है, कंप्लीट एंटरप्राइज का रिस्क देखता है और एक लेवल बता देता है कि रिस्क, मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन का रिस्क आ गया और लग रहा है कि प्रोडक्शन का लॉस होने वाला है 1 करोड़ का, तो ERM ने रिस्क बता दिया 1 करोड़ का होने वाला है। अब क्या एक्शन प्लान होने वाले हैं उसके रिलेटेड, वो बताएगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो दोनों में इंटीग्रेशन। क्यों 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 वेरियस सिनर्जीज है दोनों में, इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है इनकी? क्योंकि वेरियस सिनर्जीज है दोनों के बीच में। सिनर्जीज क्या होता है? दोनों बेनिफिट्स। सबसे पहले ओनर जनरली सेम इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों का काम होता है बिजनेस को रिस्क फ्री रखना और बिजनेस को हेल्प करना, अपने प्रोसेसेस को ठीक तरीके से ऑपरेट करना। जनरली सेम रिस्क आर रिपोर्टेड टू रिस्क कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंटरप्राइज भी कंप्लीट एंटरप्राइज के रिस्क रिपोर्ट करता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी रिस्क रिपोर्ट करते हैं, बाद में एक्शन भी लेते हैं। लेकिन ERM और BCP रिलेटेड होते हैं दोनों से। कैसे? ERM कैटेगराइज करता है वेरियस थ्रेशोल्ड यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज द बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल ERM ने बता दिया कि आने वाले टाइम में प्रोडक्शन लॉस होने वाला है 1 करोड़ का, तो उसने पूरा का पूरा अपना बेस बता दिया कि मतलब आने वाले टाइम में कितना रिस्क हो सकता है। अब BCP ने उसी को 1 करोड़ को बेस बना के, BCP कैन यूज टू ड्रॉ द बेस लाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इनिशिएट एक्शन में 1 करोड़ का रिस्क कैसे कम किया जाए। BCP ने उसको बेस बना लिया, उसके बेस पे अपने इनपुट्स देगा ERM को। ERM एक्शन लेगा और दोनों रिपोर्ट करेंगे बाद में जाके कि क्या एक्शन प्लान है, जाके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को या फिर ऑडिट कमेटी। बेस्ड ऑन रिस्क appetite and tolerance, it decided how to respond to the interruption risk statement and strategies। उसके बेस पे जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, 1 करोड़ का रिस्क है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान अब एक्शन लेगा। अब एक्शन लेने के लिए वो चीज देखेगा कितना टॉलरेंस लेवल है, हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं रिस्क को, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, वो टेक्निक्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज मेड ऑफ अप्रूव्ड स्ट्रेटजी, जो भी अप्रूव होगी स्ट्रेटजी उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाएगा। In the last result of BCP and response to actual evaluated and feedback to loop to the ERM। तो हुआ क्या? ERM ने बेस बता दिया 1 करोड़ का लॉस होने वाला है, BCP मैंने एक्शन लिए, उसके बेस पे, एक्शन के बेस पे डिसाइड हुआ कि कौन को मतलब एक्शन लेना था BCP को उसके बेस पे। अब एक्शन लेने के लिए उसको डिसाइड करना था कि हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है, टॉलरेट कितना कर सकते हैं रिस्क, उसके बेस पे उसने अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाई और टॉलरेट एक प्लान बनाया। अब वो प्लान वो कम्युनिकेट कर देगा ERM को। अब ERM और BCP दोनों जाके रिपोर्ट करेंगे उसको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को, तो एक फीडबैक वाला लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसीलिए BCP और ERM का दोनों का लिंकेज नेसेसरी है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस एंड एथिकल डिमेंशंस। यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि रिस्क कौन कौन से होते हैं, CA का क्या रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट में। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसने बताया कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें, असेस कैसे करें और मिटिगेट कैसे करें। अब बारी है गवर्नेंस की। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी कॉम्प्लेक्स। पहले तो देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि एक कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए कौन कौन से रूल्स, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस सेट करने हैं। इसमें जनरली 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। ये तीनों देखते हैं कि क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, एथिकल है या नहीं है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, उसके 10 एक शेयर होल्डर है, उसने काफी ज्यादा पैसा लगाया हुआ कंपनी में। उसको कंसर्न ये होता है कि क्या कंपनी का प्रॉपर ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सही है या नहीं है, कंपनी के लिए प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती है कि कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं वो सही है या नहीं है। इट इज अ रिलेशनशिप अमंग पार्टिसिपेंट्स। 3 लोग आते हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु इन कंसर्ट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेशंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन होता है, मेजर डिसीजंस लेने की अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। द बोर्ड इज द सेंटर ऑफ द कॉर्पोरेशन गवर्नेंस इटसेल्फ, वर्किंग एग्रेसिवली इंडिपेंडेंटली ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स इन सर्टेन सम सर्कमस्टेंसेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं शेयर होल्डर के बिहाफ पे, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेक श्योर करना कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज गवर्नेंस। एंटरप्राइज गवर्नेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का।
एंटरप्राइज गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो देखता है। इसके अलावा एंटरप्राइज गवर्नेंस ये भी देखता है जो कंपनी ने स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज लगाए हैं, क्या वो गोल से अलाइंड है या नहीं है, कंपनी में कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है। तो ऑपरेशंस एस्पेक्ट, प्रोसेसेस एस्पेक्ट भी देखता है एंटरप्राइज गवर्नेंस। इज अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मैनेजमेंट प्रोसेसेस, सभी प्रोसेसेस में कवर्ड होते हैं। टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अडॉप्टिंग enterprise governance is to install a system and process by which entities are directed and controlled towards enhanced performance, sustained shareholder value। ऐसे प्रोसेसेस लगाएं ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़े और शेयर होल्डर को ज्यादा वैल्यू मिले। एक गुड एंटरप्राइज गवर्नेंस में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए ताकि कंपनी सही चलती रहे, कुछ भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करो शेयर होल्डर्स को, एनुअल जनरल मीटिंग में लेके आओ उसको। पार्टिसिपेशन इन फंडामेंटल डिसीजन बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। प्रॉपर मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप लॉ में पढ़ चुके हो। कंपनी कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी कंपनी में लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है उसको कंप्लाई करो ताकि लीगल लायबिलिटी कम रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंस टू इंश्योर कंप्लायंस विद दिस स्टैंडर्ड्स, कोई भी कंप्लायंस है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अभी हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो गाइडेंस को कंप्लाई करना चाहिए, जो रोल ऑफ बोर्ड होता है, जो भी सेबी के कंप्लायंस है उससे कंप्लाई करो। इसके अलावा स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड अलाइनमेंट, स्ट्रेटजिक प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ताकि रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो और वेस्टेज कम हो। स्ट्रेटजिक रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्कोर कार्ड्स, एंटरप्राइज स्ट्रेटजिक एंटरप्राइज सिस्टम और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो कि गुड एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क होता है कंपनी को सही तरीके से चलाना, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन रोल होता है इसमें। एंटरप्राइज गवर्नेंस होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आता है इसमें, इसके अलावा और भी चीजें आती हैं, बाकी सारे प्रोसेसेस कंपनी में सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है G20 और OECD गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। G20 और OECD गाइडलाइंस थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जो कि बताती है कि कंपनी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ करे, लीगल लायबिलिटी कम रहे और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स कम रहे। हेल्प पॉलिसी मेकर इवैल्यूएट एंड इंप्रूव लीगल रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट है उस पर ध्यान दो ताकि बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी रहेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, अनइवन सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे, फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके 6 चैप्टर्स हैं और सब हेडिंग्स है और सब प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला मेजर हेडिंग क्या है? एंश्योरिंग द बेसिस फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, सरकार को कैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहिए कंपनी के लिए। सबसे पहले तो शुड प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मार्केट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से होता है कोई बेनिफिट ले जाएगा लेकिन बाकी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है उसमें। नो इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्ट इफेक्टिव सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट, मतलब मार्केट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सबसे पहले। सेकंड, शुड डेवलप विद द व्यू टू इम्पैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मार्केट इंटीग्रिटी, इंसेंटिव्स दैट क्रिएट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स। अगर मार्केट ट्रांसपेरेंट रहेंगी उससे बेनिफिट ये होगा कि शेयर होल्डर या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में ज्यादा आएगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, तो कंपनी में पैसा ज्यादा आएगा। तो मार्केट्स क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट, और मार्केट में ऑनेस्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो ज्यादा इन्वेस्ट करे। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट अफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट एंड एनफोर्सेबल। जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है वो क्लियर कट कम्युनिकेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्ट के थ्रू आ जानी चाहिए और कंपनी को उससे कंप्लाई करना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिव रहे दोनों एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से भी और कंपनी के एंगल से भी। द डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अमंग डिफरेंट अथॉरिटीज शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड एंड डिजाइन्ड टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। जो बैंकिंग सेक्टर का रोल है वो आरबीआई के पास एलोकेटेड है, जो जो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सेबी के पास एलोकेटेड है। तो डिफरेंट अथॉरिटीज के पास डिफरेंट पावर्स है कंपनी में एक्सरसाइज करने के लिए, तो अथॉरिटी वाइज इंफॉर्मेशन डिजाइन होनी चाहिए ताकि कंपनी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी एक पर्टिकुलर चीज चेक कर पाए। स्टॉक मार्केट रेगुलेशन शुड सपोर्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी की रेगुलेशंस आनी चाहिए ताकि कंपनी में स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस आनी चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट कंपनी बनाने के लिए बोला, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोलती है बनाने के लिए सेबी, या फिर ऑडिट कमेटी बोलती है ताकि कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर पाए। सुपरविजन रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी शुड हैव अथॉरिटी इंटीग्रिटी एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर ड्यूटीज इन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। जो अथॉरिटीज हैं ये अपनी ड्यूटीज एक अथॉरिटी से इंटीग्रिटी से फुलफिल कर पाए ताकि कोई भी
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे और प्रॉब्लम्स ना आए, ब्राइब एंड ऑल अदर केसेस इन्वॉल्व ना। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन शुड बी अनाउंस्ड, इंटरनेशनल प्रमोट करना चाहिए अथॉरिटीज को, कंपनीज को। फॉर एग्जांपल एक एमएनसी है, उसको मल्टीपल कंट्रीज से सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि उसका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो, तो दोनों साइड पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिव रहे। तो इंडिया को बाकी कंट्री से भी टाइप बनानी चाहिए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिव रहे। तो मेजर पॉइंट्स अगर देखिए तो सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि और इन्वेस्टर्स आए, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपनी को इन्फॉर्म प्रॉपर तरीके से करनी है और कंपनी को कंप्लाई भी करना चाहिए उससे। अथॉरिटीज में डिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल सेबी है तो सेबी रिलेटेड, सेबी के जो भी कंप्लायंस होते हैं उसकी इनको सेबी देगा, बैंकिंग के आरबीआई देगा, ऐसी जीएसटी के जीएसटी अथॉरिटीज देंगे, इनकम टैक्स की इनकम टैक्स अथॉरिटीज। स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करें। फॉर एग्जांपल कोई लिस्टेड एंटिटी है तो उसको पर्टिकुलर कंप्लायंसेस फॉलो करना। इसके अलावा सुपरविजन होनी चाहिए और लास्ट क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या चीजें सरकार को सपोर्ट कर रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ नहीं करनी है और बाकी सारी चीजें। इसके बाद है शेयर होल्डर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस। तो सेकंड प्रिंसिपल है कि शेयर होल्डर के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले शुड प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, एंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके के रूल्स होने चाहिए कंपनी में कि शेयर होल्डर अपने राइट्स इजीली एक्सरसाइज कर पाए और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। शेयर होल्डर शुड बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड about and have a right to approve or participate in decisions concerning fundamental corporate changes। शेयर होल्डर को टाइमली इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि अगर कोई कंपनी चेंजेस लेके आ रही है तो, फॉर एग्जांपल कोई अमेंडमेंट ऑफ स्टैट्यूट या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज होने वाला है कंपनी का तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्म कर दो। ऑथराइजेशन ऑफ एडिशनल शेयर, कंपनी नए शेयर इशू करने वाली है तो उसके रिलेटेड भी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेट्स से कोई कंपनी कोई डिवीजन सेल करने वाली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर होल्डर को दो। सबसे पहले तो शेयर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट करो। राइट प्रोटेक्ट करने के बाद कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करो। उसके अलावा शेयर होल्डर को राइट दो पार्टिसिपेट करने का और वोट करने का जनरल मीटिंग में। मीटिंग के प्रोसीजर्स को भी प्रॉपर्ली लाइन करो, उसको प्रॉपर टाइम में नोटिस दो जो आप लॉ में पढ़ चुके हो। फर्निश विद टाइमली इन्फॉर्मेशन शुड अलाउ फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर को सेम ट्रीटमेंट दो, अपॉर्चुनिटी दो क्वेश्चंस पूछने की और एबिलिटी टू वोट इन और इन एब्सेंटीज इक्वल इफेक्ट शुड बी गिवन टू द वोट्स। अगर शेयर होल्डर आता है तो भी उतना ही इफेक्ट होना चाहिए, अगर उसकी जगह कोई प्रॉक्सी आ रहा है तो उसका भी उतना ही इफेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली मीटिंग में उसको राइट दो और मीटिंग के जो भी राइट्स हैं उसके राइट्स फुलफिल करो। शेयर होल्डर शुड बी अलाउड टू कंसल्ट विद ईच अदर ऑन इशू कंसर्निंग द बेसिक शेयर होल्डर राइट्स एज डिफाइंड इन प्रिंसिपल्स। शेयर होल्डर को अलाउ होना चाहिए कि आपस में जो शेयर होल्डर्स हैं आपस में कंसल्ट कर पाए वोट करते टाइम या फिर अदर चीजें भी। और ऑल शेयर होल्डर ऑफ सिमिलर सेम सीरीज ऑफ क्लास शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सभी शेयर्स जो कि सेम लेवल के हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर है सेम ही लेवल के, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। डिबेंचर्स है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऑल शेयर शुड कैरी इक्वल राइट्स, द डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल अरेंजमेंट शुड बी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स के राइट्स को इक्वली ट्रीट करो। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी अप्रूव्ड एंड कंडक्टेड इन अ मैनर दैट एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कौन कौन से रिलेटेड पार्टी और किसका कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, एक डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट inherent in related party transaction should be addressed. Member of board and key executive should be required to disclose to the board whether they have indirectly or indirectly on the behalf of third party a material interest or any other transaction matter directly affecting the corporation। किसी डायरेक्टर का किसी और कंसर्न में इंटरेस्ट तो नहीं है, वो इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ डायरेक्टर इन्वॉल्व है कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी। इसके अलावा माइनॉरिटी शेयर होल्डर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूसी एक्शन बाय द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। कंट्रोलिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सही तरीके से ट्रीट करें, उनको अनजस्ट ट्रीट ना करें और उनको एब्यूसिव एक्शंस ना लें उनके ऊपर। लास्ट, मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल शुड बी अलाउड टू फंक्शन इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। जो मार्केट्स होती हैं वो एफिशिएंटली चले, कोई साइडर ट्रेडिंग ना हो उसमें। The rules and procedure governing the acquisition of corporate control or merger, sale of substantial should be clearly articulated and disclosed to the investors। अगर कुछ मेजर चीज करने वाले हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी मर्ज होने वाली है, अमेलगमेशन होने वाला है, तो ये सब चीजें शेयर होल्डर में
डिस्क्लोज करो। तो शेयर होल्डर के राइट्स के बारे में बात की गई है, काफी ईजी है। शेयर होल्डर के सबसे पहले राइट्स को प्रोटेक्ट करो, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दो। शेयर होल्डर को कोई भी अगर चेंजेस करने वाला हो तो उनको इन्फॉर्म करो। शेयर होल्डर को मीटिंग में आने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखी हुई है। शेयर होल्डर को अलाउ करो कि आपस में कंसल्ट कर पाए। सभी शेयर होल्डर को सही तरीके से ट्रीट करो, इक्वली ट्रीट करो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करो मेजोरिटी से, ताकि वो अनजस्ट एडवांटेज ना ले और उनको कंट्रोल ना करे। मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल, जो भी अगर कुछ भी नया डिसीजन लेने वाले हो तो शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को इंटीमेट करो। तो ये थे शेयर होल्डर राइट्स। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है, बेसिक कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और शेयर होल्डर के राइट्स क्या क्या होते हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट्स और अदर इंटरमीडियरीज का क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो कि फिड्यूशरी कैपेसिटी पे एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे एक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना होता है देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। म्यूचुअल फंड अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोज करेगा कि उनमें म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन कौन है। वोटिंग पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रोसीजर दे हैव टेकन इन प्लेस फॉर डिसाइडिंग ऑन यूज ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। सबसे पहले तो वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताएंगे और अपने वोटिंग राइट्स को डिस्क्लोज करेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को। अब म्यूचुअल फंड तो जाके आगे जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी में जब डिसीजन लिए जाएंगे उस पर म्यूचुअल फंड जाके वोट करेगा, इसके भी हाफ पे जो म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डर इन्वेस्टेड है उसके भी हाफ पे। तो वोटिंग किस बेस पे होने वाली है वो डिस्क्लोज कर। वोटिंग शुड बी कास्टेड बाय द कस्टोडियंस और नॉमिनी इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। फॉर एग्जांपल ये हमने आपको पढ़ा होगा कि जैसे प्रॉक्सी भेज देते हैं। मेरे मान लो लेट्स से मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने अपने शेयर वोटिंग एक्सरसाइज करने के लिए किसी प्रॉक्सी को भेज दिया, तो प्रॉक्सी आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। Institutional investor acting in fiduciary capacity should disclose how they manage material conflicts of interest that may affect the exercise of key ownership rights regarding their investments. For example, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो एक कंपनी में डायरेक्टर भी है और उसी कंपनी में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के में जिस शेयर होल्डर्स ने जिस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड रिक्वायर द प्रॉक्सी एडवाइजर्स एनालिस्ट। मतलब यहाँ सिर्फ बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, यहाँ बात कर रहा सभी की। प्रॉक्सीज एनालिस्ट ब्रोकर्स, जैसे ब्रोकर्स हो गए ग्रो वगैरह, ग्रो जीरोधा एजेंसीज एंड अदर, इनको क्या करना होता है, डिस्क्लोज एंड मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट माइट कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ एनालाइज और एडवाइस। फॉर एग्जांपल ग्रो है, अब ग्रो की कंपनी ने ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके भी पे, और वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, या फिर कोई ऐसा प्रॉक्सी है, कोई ऐसी एजेंसी है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। मान लो लेट से आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है वो दी हुई है एक इंडिविजुअल को कि वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा और वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मिनिमाइज करना चाहिए और डिस्क्लोज भी करना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। इनसाइडर ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन तो अलाउड होनी ही नहीं चाहिए। For the companies who are listed in jurisdiction other than the jurisdiction of the incorporation, applicable corporate governance and regulation should be clearly disclosed. For example, एक कंपनी है जो कि एक कंट्री में भी लिस्टेड है, दूसरी कंट्री में भी लिस्टेड है, तो दोनों के corporate governance disclose करने हैं। In case of cross listing, the criterion procedure for recognizing the listed requirement primary listing should be transparent and document. लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी डिस्क्लोज करनी है दोनों कंट्रीज की, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी लिस्टिंग की, क्या उसको कंप्लाई किया या नहीं किया। स्टॉक मार्केट शुड प्रोवाइड फेयर एंड एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। अब स्टॉक मार्केट का काम है कि जो प्राइस डिस्कवरी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट और अदर इंटरमीडिएट्स का मेजर रोल क्या क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सबसे पहले तो जो भी म्यूचुअल फंड फिड्यूशियरी कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं उनको डिस्क्लोज करने चाहिए अपनी वोटिंग राइट्स तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई भी अगर नॉमिनी है उसको बेनिफिशियल ओनर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोट करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को। ऐसी बाकी सब प्रॉक्सीज को, एजेंसीज को और अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स को डिस्क्लोज करना चाहिए अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसको मिनिमाइज भी करना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को अलाउ नहीं करनी चाहिए और फेयर प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। अगर एक कंपनी एक कंट्री में भी लिस्टेड है दूसरी में भी लिस्टेड है, दोनों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉज डिस्क्लोज करने हैं और इसके अलावा लिस्टिंग क्राइटेरिया भी डिस्क्लोज करने। तो ये था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
और स्टॉक मार्केट और अदर इंटरमीडिएट्स का क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर्स को के राइट्स को कैसे बचाया जाता है, एक कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं पूरी ऑल ओवर द कंट्री वाइज, कि कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए कंपनी में। उसके बाद पढ़ा कि शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। थर्ड पढ़ा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंटरमीडिएट्स, ब्रोकर्स होते हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट, इनका क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कि कंपनी सही तरीके से चलती रहे। इसके अलावा रोल ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स में आते हैं एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, कंपनी के कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, इनका क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड एनकरेज एक्टिव कॉपरेशन। सबसे पहले तो एम्प्लॉय के राइट्स को समझो कि क्या क्या एम्प्लॉय के राइट्स हैं, और एम्प्लॉय के साथ कॉपरेट करो सिमिलरली विद क्रेडिटर्स। With stakeholder interests are protected by the law, stakeholders should have opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. अगर लेट्स से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जा रही है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो कोर्ट में केस कर पाए या लीगल एक्शन ले पाए। उसके पास एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी परमिटेड टू डेवलप। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग, उसका एक प्रोसेस कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। The stakeholders participate in corporate governance process. They should have access to relevant, sufficient and reliable information timely and regular basis. जब stakeholder decision making participate कर रहे हैं तो उनको information भी देनी पड़ेगी on timely basis. Stakeholders, including individual employees and representative bodies, should be able to freely communicate with their concerns about legal and unethical practices to the board. एक कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस है तो वो विसल ब्लोअर पॉलिसी यूज करके बोर्ड को इंटीमेट कर पाए। Should be completed by effective, efficient insolvency framework and effective enforcement of creditor rights. आजकल आईबीसी आ चुका है। आईबीसी में क्या होता है कि अगर क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो क्रेडिटर्स ग्रुप बना के कंपनी के अगेंस्ट आईबीसी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी एक राइट है क्रेडिटर्स के पास, स्टेक होल्डर्स के पास। तो स्टेक होल्डर्स का क्या क्या रोल हो गया। सबसे पहले उनके राइट्स को समझना चाहिए कंपनी को, और रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। शेयर होल्डर के पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर कोई वायलेट करता है उनके राइट की, वो एक्शन ले पाए। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो तो उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दो टाइमली बेसिस पे। इसके अलावा कोई भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिस मिलती है, कंपनी विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस है तो रिपोर्ट कर दिया जाए बोर्ड को। लास्ट, क्रेडिटर्स के पास राइट है आईबीसी, तो क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अगर उनके पैसे ना दिए जाए। तो 4 सब चैप्टर्स हो चुके हैं ओईसीडी या फिर G20 गाइडलाइंस के। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनी को कुछ टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। शॉर्ट टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर इज मेड ऑन मटेरियल मैटर्स। अब डिस्क्लोजर कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, सबसे पहले तो फाइनेंशियल सबमिट करो, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करो। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हो, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपनी एनवायरमेंट के लिए क्या करने वाली है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करो। मेजर शेयर ओनरशिप, ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। रिमोरेशन टू मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड की एग्जीक्यूटिव, बोर्ड को कितना पैसा गया है। रिमोरेशन, मैनेजरियल रिमोरेशन आप पढ़ोगे भी लो में कि मैनेजरियल रिमोरेशन कितनी कैलकुलेट करती है और कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर कंपनी एंड अदर कंपनी डायरेक्टरशिप। ये कंपनी लोग की रिक्वायरमेंट होती है कि बोर्ड कौन कौन सी, एक बोर्ड डायरेक्टर कौन कौन सी डायरेक्टर में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है और कितनी मैक्सिमम है, क्या वो वायलेट तो नहीं हो रही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फोर्सेबल रिस्क फैक्टर, जो कंपनी फेस करने वाली है आने वाले टाइम में रिस्क फैक्टर्स, कोई एम्प्लॉयज के साथ इश्यूज चल रहे हैं वो भी डिस्क्लोज करो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी में एएस लगते हैं तो एएस के अकॉर्डिंग, इंडेक्स लगते हैं तो इंडेक्स अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करो इंफॉर्मेशन। एन एनुअल ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट कमिटेड एंड क्वालिफाइड ऑडिटर। सीए की भी जरूरत पड़ेगी, सीए से ऑडिट करवाओ जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स एंड ओवर ड्यूटी टू द कंपनी, एक्सरसाइज प्रोफेशनल केयर इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, उसके बेस पे ही डिसीजंस लेने हैं। चैनल्स फॉर डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड इक्वल एंड टाइमली। जो भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको टाइमली अवेलेबल करवाओ, और वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये थे कुछ डिस्क्लोजर जो कि कंपनी को करने पड़ता है। अब लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बोर्ड। तो 6th चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ये काफी इजी है। बोर्ड के जनरल जो काम होते हैं वही है। बोर्ड शुड एक्ट ऑन फुली इन्फॉर्म्ड बेसिस एंड इन गुड फेथ।
बोर्ड को कोई भी डिसीजन लेनी है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ और कंपनी के फेथ में लेनी है, कंपनी के बेनिफिट में लेनी है, कंपनी का नुकसान नहीं करवाना। बोर्ड शुड ट्रीट ऑल शेयर होल्डर इक्वली, सभी शेयर होल्डर को इक्वली ट्रीट करना है। अप्लाई हाई स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एथिकली काम करना है, ट्रांसपेरेंटली काम करना है, शेयर होल्डर्स के राइट को ध्यान में रख के काम करना। बोर्ड शुड फुलफिल सर्टेन की फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाना, गोल्स बनाना, कंपनी का विजन मिशन डिसाइड करना, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी गवर्नेंस प्रैक्टिस, क्या कंपनी कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही उसको चेक करना, सिलेक्टिंग कंपनसेटिंग मॉनिटरिंग व्हेन नेसेसरी, रिप्लेसिंग द की एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग द सक्सेशन प्लानिंग, अगर जो भी गलत काम कर रहा है या कुछ आगे सक्सेशन प्लानिंग करनी है उसके रिलेटेड डिसीजंस लेना, बोर्ड की रिमोनेशन डिसाइड करना, फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट बोर्ड नॉमिनेशन इलेक्शन प्रोसेस, कोई अगर छोड़ के जा रहा है तो उसकी वैकेंसी फिल करना, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको मैनेज करना, अगर लेट्स से एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर में दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है तो वो चेक करना कि वो लीगल था या नहीं। इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सही से होना, प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन, जो ऊपर पड़ा वो डिस्क्लोजर्स कंपनी प्रॉपरली कर रही है या नहीं कर रही है उसको चेक करना। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन टास्क द पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहां पे इंडिपेंडेंटली देखना कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना करना। तो सेटिंग ऑफ स्पेसिफाइड कमिटीज, अलग अलग कमेटी सेट कर देना, ऑडिट कमेटी, रिस्क कमेटी, नॉमिनेशन रिमोनेशन कमेटी, able to commit themselves actively to their responsibilities, carrying out evaluation and praise their performance, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से करना और अगर किसी का प्रमोशन ड्यू है उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट सही तरीके से करना, शुड हैव एक्सेस टू एक्यूरेट रेलिवेंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए तभी तो डिसीजंस ले पाएगा। और लास्ट एम्प्लॉय को एक्सेस इन्फॉर्मेशन देना और ट्रेन करना। तो बोर्ड की कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आप समझ जाओगे इजीली अगर कोई एमसीक्यू आता है तो इसमें। तो ये थी ओईसीडी गाइडलाइंस जिसमें जिसने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए कंपनी में। सबसे पहले हमने देखा कि ओईसीडी गाइडलाइंस के लिए एक कंपनी में इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हमने पढ़ा। उसके बाद शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स भी दोनों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट और इंटरमीडियरीज का क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्या क्या कंपनी को डिस्क्लोजर करना है और क्या क्या ट्रांसपेरेंट रहना है, लास्ट बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सारी सारी ओईसीडी गाइडलाइंस है। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल डिमेंशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क सिर्फ नंबर या प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है बल्कि इसमें एनवायरनमेंट, सोसाइटी और काफी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से रिस्क को एक एथिकल डिमेंशन वाइज सोचना भी बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से एथिक्स है जो कि रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो उसका क्लियर कट बताओ कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिटर्न कितनी है। तो रिस्क को क्लियर ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। इंक्लूड डिस्क्लोजिंग पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस। फेयरनेस एंड इक्विटी, फेयरनेस एंड इक्विटी होता है मतलब क्लियर कट बताओ, फेयरली इन्फॉर्म करो रिस्क के बारे में, ऑनेस्ट रहो। और लेट से कोई ऐसी माइनिंग आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक माइनिंग एजेंसी लगा दो जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो फेयरली उसको डिस्क्लोज करो। Considering the potential impact of risk on different groups, ensuring the risk not disappropriately borne by the marginalized community. For example, आप ऐसे माइनिंग लगा दो जिससे या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा दो जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है रिस्क का लीगली या फिर पोल्यूशन वाइज। इसके अलावा मार्जिनाइज कम्युनिटीज को कितना सफर करना पड़ सकता है वो चीज भी सोच के चलो। इसको बोलते हैं फेयरनेस एंड इक्विटी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, दिस इंक्लूड्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइक्लीहुड कितना है, मतलब चांसेस कितने हैं रिस्क अकर करने के, इसके अलावा उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। दोनों चीजों को क्लियरली डिस्क्लोज करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक कॉन्ट्रैक्टर को जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था लेकिन उसने काम सही से नहीं करा, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होगी रिस्क। दिस इंक्लूड्स होल्डिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट मत करो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल आप सीईओ, आपने आपको किसी कंपनी ने हायर किया और वो कंपनी आपके दोस्त की है, तो अब रिस्क मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, आप उसका रिस्क कम कैलकुलेट नहीं करोगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होना चाहिए।
Avoiding situation where personal interest or bias could influence risk assessment. Sustainability and long term perspective. आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म भी देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री सेटअप करो, शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं, लॉन्ग टर्म भी देखो कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर राइट, स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, इनके बारे में भी ध्यान दो। एम्प्लॉइज का देखो कि एम्प्लॉइज की कोई राइट्स हार्म तो नहीं हो रहे हैं। दिस इंक्लूड सीकिंग इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इन द रिस्क मैनेजमेंट। उनकी भी एडवाइस लो कि पर्टिकुलर अगर आप रिस्क फेस कर रहे हो लोअर लेवल पे, तो वो टॉप लेवल तक बताओ, टॉप लेवल ताकि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना पाए। एड्रेसिंग देयर कंसर्न एंड प्रेफरेंसेस, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी कंपनीज के पास लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है उससे कंप्लाई करो ताकि लीगल लायबिलिटीज कम रहे, रिलेटेड टू सेफ्टी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अदर एरियाज। इसके अलावा कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहो। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी लगाई वो सही नहीं रही, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे फ्यूचर में पॉलिसीज बनाओ, जो गलतियां हो रही हैं उससे सीखो, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स, अगर लेट से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सडनली कोविड आ गया, कई कंपनी ने तो ले ऑफ कर दिया और कई कंपनी ने कोविड के टाइम पे भी एम्प्लॉयमेंट दी। तो जो कंपनी के पास कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर किया होगा, जिसके फाइनेंसेस प्रॉपर होंगे, प्रॉपर्ली मैनेज्ड होंगे, जिसने सोचा होगा अनसर्टेनिटीज के बारे में, क्राइसिस मैनेजमेंट की होगी, तो वो तो सैलरी दे पाए और एम्प्लॉय को रिटेन कर पाए और मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। जो जिस कंपनी का प्लानिंग नहीं थी वो फेल हो गई और सैलरीज नहीं दे पाई। तो ये कुछ एथिकल डायमेंशंस जिसका ध्यान रखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में। सिर्फ क्वांटिफाई कर देने से, असेस करने से कुछ नहीं होता, एथिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस। कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो कि कंपनी को ध्यान देना चाहिए ताकि रिस्क मैनेजमेंट सही हो। सबसे पहला है सेक्शन 134(5) ई ऑफ कंपनीज एक्ट। ये कहता है कि कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए और वो सही से काम करना चाहिए। डायरेक्टर हैव टू lay down the internal financial control to be followed by the company and were adequate and operating effectively. 143(3) कहता है कि कम ऑडिटर को रिपोर्ट में ऑडिटर की रिपोर्ट में ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि कंपनी में का इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है और उसकी एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इसके अलावा ऑडिटर को अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए। कम ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी भी चेक करेगी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ऑडिट कमेटी लोगों से, मतलब जो ऑडिट कमेटी अपने मेंबर से कमेंट्स मंगवाएगी कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स है, कहाँ सही करने की जरूरत है। अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर्स, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू बोर्ड एंड डिस्कस अदर इश्यूज विद इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ऑडिट कमेटी के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये टॉपिक है जिसमें ना लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इसमें कंपनीज एक्ट क्या क्या बता रहा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या बता रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देने, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देने के लिए। हमने फ्रेमवर्क्स पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया ओईसीडी की गाइडलाइंस क्या है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं कि लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है। ये पूरा चैप्टर है जो कि कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग है कि रिस्क के रिलेटेड क्या क्या फ्रेमवर्क आ चुके हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस है। इसके अलावा शेड्यूल 5 है कंपनीज एक्ट का, जो कहता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखना चाहिए कंपनी में क्या इंटीग्रिटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बन रही है या नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल सही है या नहीं है, या आरएम सिस्टम रोबस्ट और डिफेंसिबल है या नहीं है। तो ये कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जस्ट आप रीड कर सकते हो, ऑलरेडी आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होंगी लॉ में, सी इंटर लॉ में। नेक्स्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एसए 315 रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के रिलेटेड है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिगार्डिंग रिस्क को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। ये तो अभी अभी इंटर में क्वालिफाई करके आए हो आप, ये यू कैन रीड इजिली। तो लास्ट टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो यही है, इससे एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि इसमें एमसीक्यू की चीजें बहुत सारी है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, एज पर रेगुलेशन 21 बोर्ड का एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मीटिंग क्या होगी, उसका रोल क्या होगा, वो देखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होगा, सबसे पहले तो मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजोरिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर है तो 10 में से 6 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होने चाहिए और मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो लेट्स से एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें 10 मेंबर है, 10 में से मेजोरिटी 6 तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्लस या तो इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा या फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना जरूरी है, मिनिमम 3 होने चाहिए।
लेकिन अगर लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स होता है कि एक शेयर के बदले 10 वोटिंग राइट्स मिल जाना, तो इसमें होता है सुपीरियर वोटिंग राइट्स। सुपीरियर नहीं होते, उसका जितने शेयर्स हैं उतने ही वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 2/3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल 12 मेंबर्स हैं जिसका 2/3 8 मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मेजोरिटी तो कवर हो ही गई डायरेक्टर्स की, मेजोरिटी होता है इसका 7, तो 7 से तो एक्सीड कर ही गए, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। तो मेजोरिटी इस केस में कौन हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगेन मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें से मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। लेकिन अगर सुपीरियर वोटिंग राइट्स है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होगी जो 3 है। इसके अलावा जो चेयरमैन होगा वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी में बी द मेंबर ऑफ कमेटी। इसके अलावा मीटिंग एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए 1 साल में। इसके अलावा जो मीटिंग है उसके बीच का गैप 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Meeting of risk management committee shall be conducted in such manner on continuous basis, but not more than 180 days shall lapse between two consecutive meetings. सबसे पहले हमने देख लिया कि मेंबर कितने होने चाहिए, मीटिंग एटलीस्ट 2 होनी चाहिए और दोनों के बीच में गैप 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बारी है मीटिंग में कौन कौन आएगा। shall be either 2 members or 1/3 of the member of the committee whichever is higher। ये तो 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें 1 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, इसके अलावा मिनिमम 2 मेंबर और उसके अलावा 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज हायर। दोनों का हायर देखा जाएगा, जनरली लोअर होता है, ध्यान रखना इसमें विच एवर इज हायर है, हायर नॉट लोअर। अब ये प्रोविजन किस किस पे एप्लीकेबल है, तो 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर हाई वैल्यू डेट कंपनी एंड है बीच में लिस्टेड कंपनी भी होनी चाहिए, इसके अलावा हाई वैल्यू डेट कंपनी भी होनी चाहिए। इसके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है जिसको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना कंपलसरी है, जो कि बोर्ड नॉमिनेट करेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या क्या काम होंगे, सबसे पहले तो बोर्ड डिफाइन करेगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट प्लान चेक करना कि रिस्क कौन कौन से रिस्क राइज हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, मिटिगेट कैसे किया जा रहा है और मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। Right, the role and responsibility of risk management committee shall mandatory include performance of functions specified in part D of schedule। तो इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन्फॉर्मेशन भी मांग सकती है किसी एम्प्लॉय से या फिर आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस दे सकती है। तो इसमें एमसीक्यू पॉइंट क्या, सबसे पहले कॉम्पोजिशन। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। लेकिन अगर एसवीआर है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स है, तो इस केस में 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। हमेशा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होगा, लेकिन बाकी मेंबर अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस होगी 1 साल में, लेकिन दोनों में गैप 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोरम मिनिमम 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स whichever is higher, not lower, whichever is higher, or including one board of director। ये एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज पे, और एंड है बीच में, मतलब टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी तो होनी चाहिए, इसके अलावा हाई वैल्यू डेट कंपनी भी होनी चाहिए। उस पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एप्लीकेबल है, जो कि बोर्ड अपॉइंट करता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से भी ले सकती है, फिर आउटसाइड से भी मंगवा सकती है। तो ये था एंटायर चैप्टर 2, जिसमें हमने कंप्लीटली रेगुलेशन सीखे। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था कंपेयर टू चैप्टर 1, और आगे वाले चैप्टर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर में रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क्स, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी चैप्टर बहुत ज्यादा इजी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई होप आपको समझ आया।